अच्छा जी। अच्छा मोहतरम जी, ये सवाल है हमारा। यकम अप्रैल 2004 को डेल्टा हैड अ हर्ड ऑफ 500 काउस। हमारे पास 500 काउस हैं साल के शुरू में, सारी 3 साल उम्र की हैं। तो देखिए भाई, 3 साल की उम्र की जो काउ है वो साल के पहले दिन, डेट विल बी ऑफ 2700, वो 2700 की है। अच्छा, और ये वाली वैल्यू लेंगे। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर सम ऑफ द काउस बिकेम सिक एंड ऑन 30 सितंबर 2004, साल के मिड में 20 काउस, एग्जैक्ट जब साल का मिड आया 20 काउस अल्लाह को प्यारी हो गई। और ऑन यकम अक्टूबर 2004, और अगले दिन ऑन यकम अक्टूबर 2004 हमने पुरानी 20 के जाने के गम में 20 नई खरीद ली एट द मार्केट वैल्यू ऑफ 2100 ईच, जिनकी मार्केट वैल्यू 2100 ईच है। तो ये किसकी मार्केट वैल्यू है? ये नई काउस की मार्केट वैल्यू है। अच्छा, ये नई काउस जब हमने खरीदी कितने की थी रे? दीज वर ऑल 1 ईयर ओल्ड, सारी की सारी 1 साल उम्र थी इनकी। अच्छा, वैसे नीचे भी देख लें। 1 ईयर ओल्ड काउ जो है साल के मिड में 2100 की है। ये सारी ना आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई थी। साल की काउ, 1.5 साल की काउ, 3 साल की काउ, 4 साल की काउ, शुरू में एंड पे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन शायद इंपॉर्टेंट नहीं थी हमारे लिए। सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देखते जाएंगे जो जो हमें जरूरत हुई। तो एक जी ओपनिंग काउज हो गई, ओपनिंग गाय हो गई हमारे पास 500। साल के मिड में 20 गाय अल्लाह को प्यारी हो गई और 20 गाय हमने और खरीद ली। लेकिन जो 20 गाय हमने खरीदी है, याद रखिएगा, वो 1.5 साल वाली हैं, 1 साल वाली हैं जब साल के मिड में हमने उनको खरीदा। ये इन्फॉर्मेशन है कॉस्ट टू बाय एंड कॉस्ट टू सेल। अच्छा, कॉस्ट टू बाय किसके ऊपर इनकर होगी? कॉस्ट टू बाय किन के ऊपर इनकर होगी, जरा चैट में लिख के बताएं। ओ भाई बोल लो ना, कॉस्ट टू बाय किस पे इनकर होगी? बोलना नहीं है, बस चैट में लिख के भेजना है। और ये माइक शेक ऑफ करें। ओ भाई बोल दे कोई, चैट में लिख के बता दे। हद होगी यार, कोई भी नहीं लिख रहा। मैं लिख देता हूँ, चलो मैं लिखता हूँ। भाई कोई लिख दे उससे पहले। कितनी काउस जो है उनके ऊपर कॉस्ट टू बाय इनकर होगी? मोहम्मद सज्जाद जी नहीं लिखना था, किसी पर भी नहीं। OMRAT, अब मैं क्या करूं, आपका खुदा का खौफ करो भाई। कोई और MRAT को जवाब दे आके, जल्दी आए आगे। 20 एक्सेलेंट हमाद अहमद, ये कौन सी वाली 20 है? उसामा अहमद रियली अप्रिशिएट यू, जो बाय की हैं ऑब्वियसली 20 बॉट। चलो मैं भी लिख के भेज देता हूँ, मेरा भी सही है। तो 20 जो गाय आपने बाय की हैं, या 20 लिखो ना मोहम्मद सज्जाद के, जो जिंदा हैं वो या जो मर गई हैं वो लिखो आगे 20 और आगे जिंदा लिखो। हद होगी मोहम्मद सज्जाद भाई, 20 के आगे जिंदा तो लिखो। जिंदा लिख के भेजो इधर। मोहम्मद सज्जाद जिंदा लिखो। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। सज्जाद भाई जिंदा लिखेंगे, मीन वाइल नहीं लिख रहे यार ये। चलें छोड़ें, फिर हम करते हैं अपना काम। अच्छा, ये जो कॉस्ट टू बाय है ना, ये इन कॉस्ट के ऊपर इनकर होगी जो कि जिंदा है। क्लियर? क्लियर है तो सी लिख दें। नहीं लिख रहे यार, कोई कोई लिफ्ट नहीं। नहीं नहीं भाई, मैं छोड़ के नहीं गया, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। जूम यूजर अपना नाम लिखो। ये पता नहीं क्या हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। बहरहाल आ, आप सारे हजरात मौजूद हैं, ठीक है, शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है भाई। 20 काउस पे एक्सेलेंट। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि 20 काउस जो परचेज की है ना, उनके ऊपर सिर्फ कॉस्ट टू बाइन करोगी। अच्छा, अब कॉस्ट टू सेल किसके लिए रेलिवेंट होगी, ये जरा बताना शुरू करें। किस किस के लिए कॉस्ट टू सेल रेलिवेंट होगी? स्क्रीन नहीं आ रही जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। कॉस्ट टू सेल किस किस के लिए रेलिवेंट होगी? बताएं भाई, कॉस्ट टू सेल किस किस के लिए रेलिवेंट होगी? माइक नहीं ऑन करना, ऐसे ही बताएं। जो पहली काउस थी, यार जाने दो यार। कॉस्ट टू सेल किस किस के लिए इंपॉर्टेंट होगी? 480 के लिए, ओपनिंग और परचेज के लिए। परचेज के लिए गुलाम मोहिउद्दीन, क्या करूं अब आपके साथ? वो कोई कह रहा है ओपनिंग और परचेज के लिए, कोई कह रहा है क्लोजिंग के लिए। और कोई। भाई ओपनिंग के लिए भी कॉस्ट टू सेल चाहिए होगी, परचेज के लिए भी कॉस्ट टू सेल चाहिए होगी, क्लोजिंग के लिए भी कॉस्ट टू सेल चाहिए होगी, और जो डेथ हुई है उनके लिए भी कॉस्ट टू सेल चाहिए होगी। मोहम्मद सज्जाद डेथ वाला भी लिखो, अधूरी बात ना करो, ओपनिंग परचेज एंड क्लोजिंग। तो सबके लिए कॉस्ट टू सेल चाहिए। कॉस्ट टू सेल हमें हर मौके पे चाहिए होती है। माइक ऑफ कर दे, कौन ऑन कर रहा है? अच्छा जी। तो
अब मोहतरम लेट स्टार्ट। अच्छा जी, पहली जर्नल एंट्री किसकी होगी? पहली जर्नल एंट्री, और जल्दी बोलो, पहली जर्नल एंट्री किसकी होगी? उनके लिए ओपनिंग और परचेज होगी डेथ की। एक्सेलेंट जूम यूजर, जबरदस्त। मोहम्मद सज्जाद साहब बिल्कुल। ओ भाई, परचेज की एंट्री कहां से होगी? खुदा का खौफ करिए, कौन बोल रहा है परचेज की एंट्री? सबसे पहले डेथ की एंट्री होगी। पहले पुरानियों को मारोगे तो नई को खरीदोगे ना जी। ओ भाई माइक ऑफ कर दे, तेरी मेहरबानी। अब्दुल्ला ज्वाइन किया तूने। अच्छा, नेक्स्ट। अब मोहतरम स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, मुझे ये बताएं कि पहली अगर मैंने जर्नल एंट्री करनी है डेथ की, तो ये है हमारे साल का पहला दिन, यकम जुलाई, सॉरी, यकम अप्रैल 2004। और ये है हमारे साल का आखिरी दिन, 31 मार्च 2005। डेथ किस दिन हुई है मोहतरम? डेथ हुई है यकम अक्टूबर 2004 को। अच्छा, अब जरा मुझे सोच के बताना है आपने, डेथ हुई है इस दिन, तो हमने लेटेस्ट फेयर वैल्यू पे कब लेके गए होंगे? क्या आप एग्री करते हैं लेटेस्ट फेयर वैल्यू पे मैं साल के शुरू में इनको लेके गया हूंगा? यस और नो जरा लिख दें। क्या आप एग्री करते हैं कि मैं लेटेस्ट फेयर वैल्यू पे साल के एंड पे इनको लेके गया हूंगा? जी, एग्रीड। शुक्रिया 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 जी। लेटेस्ट फेयर वैल्यू पे मैं इनको साल के एंड पे लेके गया हूंगा। अच्छा, अब अगर आप ना साल के मिड में जो मरी हुई काउज हैं वो हैं हमारी कितनी? 20। अगर आप ये कहें कि ये 20 काउज साल के मिड में 3.5 साल की हो गई हैं, ये मरी हुई काउस साल के, इधर तसल्ली से बात सुनिएगा, ये मरी हुई काउस साल के एंड पर 3 साल की हो गई हैं, अगर आप मुझे ये कहें तो फिर इसका मतलब है इनको 3.5 साल वाली जो वैल्यू है मुझे वो चाहिए होगी। क्या 3.5 साल वाली काउ की वैल्यू डेटे में अवेलेबल है? मरने के दिन तो ये 3.5 साल की हो गई होगी। क्या मरी हुई काउ की वैल्यू अवेलेबल है? एक्सेलेंट भाई, नो 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 जो लिख रहे हैं सबके नाम पढ़ा हूं, शुक्रिया। मरी हुई काउ की 3.5 साल के वक्त की वैल्यू हमें अवेलेबल नहीं है। अब क्या करें? इसका मतलब यह है कि यार हमें ना इस दिन खड़े होके अब उनको फेयर वैल्यू पे लाएं और फेयर वैल्यू पे लाके उनको फिर दोबारा मारें, तो ओवरऑल इंपैक्ट वही रहेगा। अगर सवाल दे भी देता 3.5 साल की दिन की वाली फेयर वैल्यू, आप इस वक्त जो भी 3 साल वाली काउ की फेयर वैल्यू है, क्योंकि ये मरी हुई काउ ओपनिंग में से होती हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट में नहीं होता था बिके हुए एसेट ओपनिंग में से पड़े होते हैं, तो ये मरी हुई काउज वही होंगी जो साल के शुरू में पड़ी हुई है। तो कैन यू टेल मी कि ये मरी हुई काउज पिछले साल के एंड पे किस फेयर वैल्यू पे मैयर हुई होंगी? मैं फेयर वैल्यू पूछ रहा हूँ, फेयर वैल्यू सर मुझे बताइएगा। ये मरी हुई काउस पिछले साल के एंड पे किस फेयर वैल्यू पे मैयर हुई होंगी? 2700 पे। एक्सेलेंट। और हमारी किताबों में ये 2700 पे नहीं पड़ी होंगी, 2700 माइनस 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 कोई नहीं लिख रहा, 2700 माइनस कॉस्ट टू सेल। एक्सेलेंट। जूम यूजर अपना नाम लिखो यार। जी हुरैरा कुरैशी, ठीक है बिल्कुल। तो अब ये जो मरी हुई काउज है हमारे पास कितने पे पड़ी हुई है? हमारे पे पड़ी हुई है पिछले साल की एंड की वैल्यू पे। अब मरने की एंट्री क्या होगी? जो पैदा होने की एंट्री होती है, मरने की एंट्री होगी P&L डेबिट और बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट। अब ये एंट्री होगी कितने से रे? ये एंट्री होगी मोहतरम 2700 ज़रब 20। 2700 ज़रब 20। क्या जवाब आया? और यार कैलकुलेटर नहीं पकड़े हुए लोगों ने। 2700 ज़रब 20, 54,000। एक्सेलेंट भाई, 54,000। क्या 54,000 के ऊपर क्या मरी हुई काउ पिछले साल फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे पड़ी होगी? हाँ, पिछले साल के एंड पे फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे पड़ी होगी। कॉस्ट टू सेल है हमारी 6.5 जमा 3 7.5 8.5 9.5%। 9.5% एग्रीड, 9.5% हमारी कॉस्ट टू सेल है। और अगर मैं 100 में से माइनस करूं 9.5%, तो ये बनता है 90.5%। एग्रीड एग्रीड, 90.5%। यार ये एनोटेट कौन कर रहा है इसको? फिर मुझे ये सेटिंग्स करनी पड़ेगी, प्लीज ना करो। एक्सेलेंट, 90.5%। अभी मैं ज्यादा सेटिंग शूटिंग में जाके पंगे लेने के टाइम में नहीं हूँ, प्लीज पंगे मत लो। 90.5%।
54,000 पे 90.5% लगा दें। बोलें जी क्या जवाब आया? लेटेस्ट ईयर पे हमारे किताबों में ये कितने पे पड़ी हुई थी? 48870। अब जरा आप बता दें किसने ये एंट्री सही की थी? किसने ये एंट्री सही की थी? मैं लिख के बता दें। मी, मोहम्मद सज्जाद ने लिखे मी। और जी मी, ओके गुड। मी, वजी, गुड 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 गुड, एक्सेलेंट जी। हैंड्स भी रेस किए हैं बस जी, वेल डन। मैंने इसलिए नहीं की कि क्लास में नहीं की थी ऐसे। अच्छा फिर कैसे किया तूने उसामा अहमद? चलें जी आगे चलते हैं। उसामा पे कल बताना मुझे कैसे किया आपने एंट्री। नहीं किया जो उसामा, तो ये जो बाकियों ने की है, बाकियों ने सोच नहीं लगाई अपनी। जो पैदा होने की एंट्री है उसकी पुठी एंट्री कर दो मरने की। न्यू कॉन्सेप्ट था। हम्माद अहमद जिन्होंने किया उन्होंने क्यों किया है? अगर लकीर के फकीर बनना चाहते, चलें यार इस तरह तो फिर मीटिंग नहीं खत्म होगी। अच्छा जी आगे चलते हैं। तो यार सादा सी बात है। अच्छा यार मुझे ये बताओ सामा अहमद, अल्लाह तेरा भला करे, हमाद अहमद, के ऐसा चोरी होने की एंट्री पड़ी भी है? और यस नो लिख दे, चोरी होने की एंट्री पड़ी भी है। बट सर ये 6 मंथ्स। अच्छा यार मोहम्मद साजिद, 6 मंथ्स की टेंशन नहीं लेनी। अगर वो हमें 3.5 साल की वैल्यू दे भी देता ना, तो फिर हम उसको 3.5 साल की वैल्यू पे, पहले फेयर वैल्यू पे लेके आते हैं, और 3.5 साल की फेयर वैल्यू पे लाने के बाद हम फिर उसको मार देते। तो वो 3.5 साल की फेयर वैल्यू दी नहीं हुई, अगर वो दे देता तो हम पहले उसको मिसाल के तौर पे 2700 है ना अभी, तो 3.5 साल वाला जानवर फर्ज करो 2800 का हो जाता। तो हम उसे बायोलॉजिकल एसेट डेबिट P&L क्रेडिट करके फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल में जो भी इंक्रीज आती 6 महीने में उस पर लेके आते, और उस पर लाने के बाद हम फिर उसको P&L में डाल देते, P&L डेबिट बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट। यानी कि इन द एंड तो जो भी लेटेस्ट मार्केट जो भी फेयर वैल्यू पड़ी हुई है उसको जो है वो आपने फारिग कर देना था। मींस के लैक ऑफ डेटा की वजह से है, लैक ऑफ डेटा की वजह से है, आप ये भी कह सकते हो। और दूसरी बात ये है कि अब किताब में जो भी लेटेस्ट फेयर वैल्यू पड़ी हुई है हमारी बुक्स में, वो लेटेस्ट ईयर के एंड वाली है। बस अब उसी के ऊपर किताबों में खत्म कर दो, और क्या कर सकते हैं हम, खत्म तो कर रहे हैं ना किताबों से, ये तो नहीं कि किताबों में हम उसको रखें। ठीक है मोहम्मद सज्जाद, ओके चलो शुक्रिया। और अगर बाद में 6 महीने बाद की फेयर वैल्यू दे दो तो आप उस फेयर वैल्यू पे ले आते बायोलॉजिकल एसेट डेबिट P&L क्रेडिट करके, और फिर उसको जो लेटेस्ट फेयर वैल्यू होती उसी से मार देते, P&L डेबिट बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट। अच्छा यार मेरे ख्याल से और इस सवाल में जान नहीं थी, लेकिन मैं आगे रिज्यूम करता हूँ। आगे जी परचेज की एंट्री होगी, वेरी इजी। 20 काउज आपने बाय की हैं 1 साल वाली, तो ये 1 साल वाली काउ जो है वो कितने की है, कितने की है यार? 1 साल वाली काउ यकम अक्टूबर को 2100 की। 2100 में से 2100 जरब वो कितना आ रहा है यार? 2100 जरब 20 कितना आ रहा है? 2100 जरब 20 यार मोहम्मद सजाद 42,000। और 42,000 के ऊपर फिर कॉस्ट टू सेल माइनस करनी है इंटू 90.5%। क्या जवाब आ गया? ओहो कोई बोल ही नहीं रहा। जैन चौधरी गुड, 38010। तो अब आप सोल्यूशन में देख लो। ये 38010 पे बायोलॉजिकल एसेट डेबिट हुआ है। आउटफ्लो में क्या आएगा? आउटफ्लो के अंदर जो है वो मैं अगर आपको शो करूं, आउटफ्लो के अंदर मेरे भाई से जो परचेज की हुई काउज है ना, उनके लिए कॉस्ट टू बाय भी इंपॉर्टेंट है। अब परचेज की हुई जो मेरी काउज है वो 20 काउज हैं, और 2100 रुपए के एतबार से परचेज की हैं, तो परचेज प्राइस जो है वो इनकी आ जाएगी 2100। 2100 जरा 20 काउज, ये 42,000। इसके बाद जो है वो हमारी आ जाएगी जरा, सॉरी ये परचेज का डाटा नीचे है, सोल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है। ये 2100 जरा 20, ये मैं आउटफ्लो निकाल रहा हूँ, आउटफ्लो कितना हुआ है? 1% जमा 5% जमा 2%। ट्रांसपोर्टेशन भी कॉस्ट टू सेल का पार्ट है, कमीशन टू ब्रोकर भी कॉस्ट टू सेल का पार्ट है, ट्रांसफर ड्यूटीज भी कॉस्ट टू सेल का पार्ट है, फाइनेंस कॉस्ट कॉस्ट टू सेल का पार्ट नहीं है। यार ये किताब का कौन सा सफ़ा है, यहाँ कॉस्ट टू सेल लिखी हुई है? किताब का कौन सा सफ़ा है जहाँ कॉस्ट टू सेल लिखी हुई है? जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन, कमीशन, ट्रांसफर ड्यूटीज कॉस्ट टू सेल का पार्ट है, और फाइनेंस कॉस्ट कॉस्ट टू सेल का पार्ट नहीं है। 510 पेज है जी, कोई कंफर्म करता है? 510 पेज नंबर, कोई और कंफर्म कर दे बस। उसामा अहमद ने बता दिया जी, ठीक है हमाद शुक्रिया। अ, तो ये कॉस्ट टू सेल है, यहाँ पे जाके देखें फाइनेंस कॉस्ट कॉस्ट टू सेल का पार्ट नहीं है, इसलिए फाइनेंस कॉस्ट को मैं जो है वो इग्नोर कर रहा हूँ। फाइनेंस कॉस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट टू सेल। तो कॉस्ट टू सेल भी नहीं है, और कॉस्ट ऑफ बाइंग में भी इसको नहीं डाला जाता, इसको असल में ना एक्सपेंस में डाल दिया जाता है, ना ये कॉस्ट टू सेल है ना ये कॉस्ट टू बाय है।
तो फाइनेंस कॉस्ट इज एन इंटरेस्ट, ये तो एक्सपेंसेस में चला जाता है। तो कॉस्ट टू बाय जितनी भी है, ट्रांसपोर्टेशन, कमीशन, ब्रोकर, ट्रांसफर फीस, ये सारी की सारी जो है वो आपकी P&L के अंदर चली जानी है। तो ट्रांसपोर्टेशन, कमीशन और ट्रांसफर ड्यूटीज, दीज ऑल विल गो टू P&L, ये सारी की सारी जो है वो P&L में चली जाएंगी। और खरीदने के वक्त के तो आपको पता है सारे खर्चे आउटफ्लो वाली एंट्री में जाते हैं 45360, तो ये आउटफ्लो वाली एंट्री में चले जाएंगे सारे के सारे, 1%, 5% और 2%। इसको आप ऐसा भी कर सकते थे कि जब आप 2100 को 20 से जरब देते, ये वाला 2100 को जब आप 20 से जरब देते, तो जो जवाब आना था उसको अगर आप शॉर्टकट लगाते तो जवाब को आप 5 जमा 2 जमा 1 8%, यानी उस जवाब में 8% डाल देते। ये मैं आउटफ्लो निकाल रहा हूँ, कॉस्ट टू सेल माइनस नहीं करनी, आउटफ्लो निकाल रहा हूँ। तो आप इसमें 8% डाल देते तो ये 108% यानी ऐड हो जाना था। तो एक ये भी तरीका था 2100 जरब 20 जरब 108%, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट मैंने नीचे वर्किंग की हुई है सोल्यूशन के अंदर कैश आउटफ्लो निकालने के लिए। बहरहाल ये पूरे 1 मार्क्स आप गेन कर सकते थे अगर डायरेक्ट 108% भी लगा देते। ये कैश पेड हो गया। अब एक तरफ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल डाल दिया आपने, वो जो 2100 जरब 20 जरब 90.5% वाली है, दूसरी तरफ आउटफ्लो डाल दिया आपने, बैलेंसिंग विल बी P&L। लेकिन मोहतरम ये जो अब थोड़े से जो पेपर चेक कर रहे हैं उनको जरा मैं गाइडेंस देने लगा हूँ। अच्छा, कुछ बच्चों ने ना फाइनेंस कॉस्ट को भी एक्सपेंस में पहली एंट्री में डाल दिया होगा। यार बेहतर है फाइनेंस कॉस्ट को ना अलग से एंट्री में शो करें। 2500 काउस खरीदने के, सॉरी 200 काउस खरीदने के लिए 2500 की फाइनेंस कॉस्ट है, लेकिन हमने बाय 200 काउस नहीं की, यानी कि हमने लोन कोई लिया होगा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट इतना पड़ता अगर 200 काउस खरीदी जाती तो शायद हमारे पास पैसे ना हो इसलिए, लेकिन हमने तो मेरे ख्याल से 200 काउस ली नहीं, हमने तो 200 नहीं ली, हमने सिर्फ 20 लिए हैं। तो 20 काउस के ऊपर जो है वो प्रोपोर्शनेट करके फाइनेंस कॉस्ट देखनी थी कितनी बनती है, और इस फाइनेंस कॉस्ट को P&L में हमने ले जाना था। ये फाइनेंस कॉस्ट P&L में ले जानी थी। ये ना वैसे मुझे चाहिए था कि सोल्यूशन में ना 2500 ऑन बाइंग 20 काउस लिखता, ये 200 काउस की कुछ तुक नहीं यहाँ बन रही थी सवाल में, तो डायरेक्ट मैं ये बता देता कि 20 काउस बाय करने की कितनी कॉस्ट है। तो बहरहाल ये 2500 डिवाइड बाय 200, ये थोड़ी सी आप समझ लें क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही बस हो गया बनाते हुए। तो 2500 ऑन बाइंग 20 काउस होना चाहिए था। बहरहाल इट विल गो टू P&L। अच्छा TS भाई, अब अगर किसी किसी ने ना इसको इस कैश आउटफ्लो के अंदर डाल दिया हुआ है तो भी उसकी बैलेंसिंग फिगर P&L की वही वाली आनी है, इसलिए उसके नंबर ना काटिएगा। और किसी ने अगर पूरा 2500 भी डाल दिया हुआ एक्सपेंसेस में, उसके भी टीए भाई नंबर ना काटिएगा, क्योंकि 2500 बस फाइनेंस कॉस्ट है तो एक्सपेंसेस में ही जानी है। अलग से हमने 20 का उसकी शो कर दी है। ऑर्गेनाइजेशन को तो जितनी भी कॉस्ट पड़ी होगी तो वो जाएगी P&L में, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को ना 200 काउस की पड़ी नहीं होगी, इसको मैं सवाल की एरर कहूंगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदी 20 काउस है, इसलिए थोड़ा सा मार्जिन दे देना यहाँ पे चेकिंग में। तो बच्चों सूली तौर पे यहाँ 20 काउस होना चाहिए था। ओके, बहरहाल इट विल गो टू P&L, ये तो समझ आ गया ना। ओके, इट विल गो टू P&L। ओके 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 ओके, नो वन इज सेइंग ओके ओके, आई एम गोइंग। लेकिन कोई हिंट नहीं कि उसने बोरोइंग कॉस्ट, हाँ यार वो बोरोइंग कॉस्ट का कोई हिंट नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जाहिर बात है फाइनेंस कॉस्ट तो बोरो करने पे ही होती है ना, और किस पे होती है। 2500 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 20, ये था उन काउस के, आप पूछ रहे हो ना 2500 डिवाइड बाय 200 जरा 20 क्या है, ये था यार उन काउस के ऊपर फाइनेंस कॉस्ट जो हमने खरीदी है, तो सिर्फ उसको फिर आपने उठा के P&L में डाल देना है। ओके ओके, नेक्स्ट जी। अच्छा यार, ये तो परचेज की एंट्री हो गई, अब ईयर एंड पे। हाँ, ईयर एंड की एंट्री भाई बड़े मजे की है। ईयर एंड के ऊपर अब आप मुझे बता दो कि ओपनिंग काउस कितनी पड़ी होंगी। ईयर एंड पे बता दो ओपनिंग काउस की, सॉरी ओपनिंग में से कितनी पड़ी होंगी, ओपनिंग में से कितनी पड़ी होंगी। एक्सेलेंट, 500 थी 20 मर गई, 480 पड़ी होंगी। और परचेज में से कितनी पड़ी होंगी, परचेज में से 20 पड़ी होंगी। गुड, वेल डन, सही जवाब दिया आप लोगों ने, वेल डन वेल डन। अब मुझे बता दें जो ओपनिंग में से 480 पड़ी होंगी वो कितने साल की होंगी। वो साल के शुरू में 3 साल की थी, साल के एंड पे कितने की होंगी, 4 साल की। गुड, तो 480 4 साल की हो गई। और जो बाकी हैं, जो बाकी हैं जल्दी जल्दी बोलें, जो हाँ बाकी 1.5 साल की हो गई होंगी। तो अब हमें क्या, दो चीजें चाहिए, अब हमें दो चीजें चाहिए। हमारी जो ओपनिंग 500 है उसमें से 20 मर गई, जब 500 में से 20 मर गई तो पीछे कितनी बच गई, 480। 480 साल के एंड पे हो गई होंगी 4 साल की, तो इसलिए हमें वैल्यू चाहिए 480 4 साल की 2650। एग्रीड, एग्रीड जी।
और फिर हमें जो है जो 20 हमने नई खरीदी है ना, वो साल के एंड पे हो गई होंगी 1.5 साल की, तो उसके लिए हमें चाहिए 2350। एग्रीड? गुड। ठीक है जी सजाद भाई। अब मोहतरम आप आगे आ जाएं, ये फिर ईयर एंड वाला गेन लॉस देख लें। ईयर एंड वाला गेन लॉस, ये जो 2650 ज़रब 480, 2650 ज़रब 480 ढूंढ लें। 2650 ये और 480 मैंने आपको बता दिया, और इंटू 90.5%, यानी माइनस कॉस्ट टू सेल कर दी मैंने ऑटोमेटिकली, और एड न्यूली बॉट 2350 ज़रब 20। 2350 की तरह ये रहे 2350 ज़रब 20। डन। हाँ क्लोजिंग तो डन हो गया। अच्छा मजे की बात देखें, अब मेरे ख्याल से ना पूरे सवाल में ये और कौन सा था यार, मैंने मिटा दिया, ये और एक और भी था 2700, इन चार के अलावा कोई फिगर यूज नहीं होनी थी। बाकी कोई ऐसा डाटा सवाल में अवेलेबल नहीं था कि जिसकी वजह से रिकॉन्सिलिएशन बननी हो और उन चक्रों में कोई बच्चा पड़ा हो कि फिजिकल चेंज, प्राइस चेंज, इन चक्रों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। और ये जो रिकॉन्सिलिएशन बनाई है इसमें क्या क्या आना था, इसमें ओपनिंग काउज आनी थी, वो 2700 वाली ओपनिंग काउज आनी थी। फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे पहली जनरल एंट्री से डेड काउज निकली हैं, परचेजेस जो हैं वो हमने भी निकाल ली हैं, और गेन लॉस बैलेंसिंग आना था, लॉस आ रहा था 17195। डन जी। अगले सवाल की तरफ मूव करें। कोई नहीं बोल रहा, मोहम्मद अहमद बोल रहे हैं सिर्फ। अगले सवाल की तरफ मूव करें, ठीक है शुक्रिया जी। ओके यार, आपको कहना चाहिए था अगले सवाल में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। टेड started running a farm that is involved in agricultural activity whereby it buys dairy producing cows. At the start of financial year, Ted purchases 1000 dairy cows. At the start of financial year, Ted purchased, अच्छा ओपनिंग नहीं है इसका मतलब है कोई, with an average age of 2 years old for rupees 1.5 million। पर कॉस्ट टू सेल सवाल में दी नहीं हुई, ये आपकी परचेजेस की कॉस्ट हो गई। प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज, तो पहली एंट्री परचेज की होगी, परचेज की एंट्री की तरह सोल्यूशन में हुई होगी, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट। चलें जी आगे। नेक्स्ट जी, टेड हैज द फॉलोइंग डेटा ऑन फेयर वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अच्छा इसके बाद जो है वो मोहतरम हमारी काउस जो है वो 2 साल वाली साल के एंड पे कितने की होगी होंगी? हाँ हमारी काउस 2 साल वाली साल के एंड पे 3 साल की हो गई होंगी, साल के एंड पे, साल के एंड पे 3 साल की हो गई होंगी। ये फर्ज कर लें यकम जनवरी है और ये 31 दिसंबर है, इसलिए मेरे ख्याल से हमारी काउस जब 1650.1 की होगी होंगी, तो ये आपको उस तरह का सवाल है नहीं कि हमें इन चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी और का जानवर, हमारा जानवर, तो ये बाकी वैल्यू सवाल के अंदर हमने इग्नोर करनी थी। ये 1500 की वैल्यू थी, लेकिन ये 1500 की वैल्यू जो है वो ये इनके लिए ऑलरेडी दी हुई थी ऊपर, तो इसलिए इसको भी शायद इग्नोर करना था। अब पीछे सिर्फ ये बच जानी थी। तो प्राइस और फिजिकल चेंज के चक्कर में कौन पड़ गया था बेचारा? प्राइस और फिजिकल चेंज के चक्कर में कौन पड़ गया था? मैं लिखें, मैं जी, एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, मैं, वजी साहब ने हैंड रेज की है, मैं, और कौन पढ़ा था प्राइस और फिजिकल चेंज के चक्कर में? मैं, उस्मान। देखो डाटा अवेलेबल होने का मतलब ये नहीं कि आपने प्राइस और फिजिकल चेंज में जाना है, प्राइस और फिजिकल चेंज में सिर्फ तब जाना है जिस वक्त आपको प्राइस और फिजिकल चेंज में जाने को कहे। हम भी पढ़े थे यार, हम नहीं, मैं बोलना है। अच्छा चलो ठीक है, हम भी सही है। तो ठीक है, मेरा दोस्त साथ बैठा था, अस्तगफिरुल्लाह, आपको कैसे पता है वो किस चक्कर में पड़ा था? तो ये भाई इस जानवर को अब ईयर एंड के ऊपर आप 1650.10 पर जानवर है, पर जानवर है मेरे ख्याल से, पर काओ 1650.10 ज़रब 1000 काउस, और आपने 1650.10 ज़रब 1000 काउस, और इसका डिफरेंस ले लेना था 1.5 मिलियन से। तो नहीं बोले मत, 1650.1 मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्या जवाब आ रहे हैं? 1650100, 1650100। अच्छा यार ये क्लोजिंग हो गया, और ओपनिंग था, ओपनिंग नहीं था, परचेजेस थी हमारी, परचेज थी हमारी 1500000, इनका डिफरेंस जो है वो P&L में चला जाना था। सोल्यूशन में देख लेते हैं, 155 150 100 का डिफरेंस बन रहा है। ये माइक किसने किया हुआ है? माइक किसने ऑन किया हुआ है? ऑफ कर दें। 150 100 डिफरेंस बन रहा है ना, ठीक है। चलें जी आगे। क्वेश्चन नंबर 3, बाकी वो मिल्क की एंट्रीज थी, मिल्क की एंट्रीज 4 किसने की हैं? ड्यूरिंग द ईयर एंटिटी सोल्ड 40,000 गैलन ऑफ मिल्क एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 5 अ गैलन। तो मिल्क निकला होगा तो बिका होगा ना, इसलिए हमने 4 एंट्रीज की हैं। मिल्क पहले निकला, फिर मिल्क को इन्वेंट्री में ट्रांसफर किया,
फिर मिल्क बेचने की एंट्री उसी प्राइस पे बिक गया जो इसकी फेयर वैल्यू थी, और फिर मिल्क की बेचने की 2 एंट्रीज, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। कितने लोगों ने ये 4 एंट्रीज की थी? चारों की थी, चारों की थी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी, वेल डन, वेल डन। ठीक है जी, हैंड्स भी रेस किए हैं स्टूडेंट ने, गुड। चलें जी, आगे चलो भाई। A company grows and harvests mangoes. Mango trees produce new harvest each year. इसका मतलब है लाइफ 1 साल से ज्यादा दरख्त की। Mangoes are sold to mango juice producers. With regards to PP, company accounts using the revaluation model and all other classes of assets using cost model. ठीक है जी। On Yekam January 2019, all other assets using cost model पे फोकस रखिएगा। On Yekam January 19, its mango trees had a carrying amount of 3 lakh and a remaining useful life of 20 years. भाई इन ट्रीज की लाइफ दी हुई है, और अनलेस के कुछ और लिखा हो तो ट्रीज की लाइफ दी हो तो ये बियर प्लांट है। 3 लाख को आपने 20 पे डिवाइड करना था और डेप्रिसिएशन निकालनी थी। द मैंगोज वर प्लक्ड फ्रॉम ट्रीज ऑन 28 दिसंबर। 28 दिसंबर को मैंगो आपने तोड़ लिए, पता नहीं ये कौन सा मुल्क है 28 दिसंबर को मैंगो तोड़े जा रहे हैं। अच्छा, 28 दिसंबर को मैंगो तोड़ लिए जिनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी 70,000। तो जिस वक्त मैंगो तोड़े उस वक्त ये वो बनता है ना, क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और उसके बाद ये इन्वेंट्री बन जाएगा, और स्टिल हैंड एट ईयर एंड, तो ईयर एंड पे इन्वेंट्री में नजर आएगा। लैंड की फेयर वैल्यू 2 लाख है, तो बुक वैल्यू किधर है यार? लैंड की बीवी दी हुई है। सर स्क्रैप, हाँ यार ये दरख्त स्क्रैप के तौर पे बिकेगा अनलेस के सवाल बता दें, ये तो मैंने कहा था, रिवैल्यूएशन मॉडल है, ठीक है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि लैंड की ओपनिंग वैल्यू किधर है? The company grows and harvests mango. Mango trees produce new harvest every year. The mangoes are sold to mango juice producers. With regard to PP, accounts for land using the revaluation model and other cases using the cost model. And Yakam generally its mango trees at a carrying amount of 3 lakh. The mangoes were plucked from trees and at a fair value of itne, and these were still held at year end. The land used for growing mangoes had a fair, हाँ ठीक है, 2 लाख इसकी फेयर वैल्यू है। अब आपको फेयर वैल्यू गेन लॉस निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसने बस साल के एंड की फेयर वैल्यू दे दी है। तो बैलेंस शीट में ये फेयर वैल्यू पे प्रेजेंट होगा, इस साल का गेन लॉस हमें नहीं पता कितना है, तो ओपनिंग वैल्यू नहीं दी हुई लैंड की। अच्छा जी, ट्री डेप्रिशिएट हो जाएगा 3 लाख डिवाइड बाई 20 करके, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल पे आ जाएगी, और लैंड जो है वो फेयर वैल्यू के ऊपर आ जाएगी। क्लियर? ये कॉस्ट मॉडल, इसके लिए कॉस्ट मॉडल क्यों यूज होगा ट्री के लिए? जी डिस्कस करना था सिर्फ। बियरर प्लांट है जी, बिल्कुल बियरर प्लांट है, पीपी में जाएगा। एक्सेलेंट मोहम्मद सजाद साहब, इसलिए इसके लिए कॉस्ट मॉडल यूज होना था। अब डिस्कशन क्या करनी थी? डिस्कस के लैंड शुड बी रीवैल्यू टू 2 लाख, और अगर गेन आए वो उसी में जाएगा। मैंगो ट्रीज आर बियर प्लांट्स, इनकी डेप्रिसिएशन निकाल देनी थी। मैंगोज आर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और जब पैदा हो तो इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, और इनिशियल गेन लॉस पीएनएल में जाएगा। वही जनरल एंट्री, या जो जनरल एंट्रीज आपने लिखनी होती हैं उसको आप अंग्रेजी में बता दें, बस दैट इज ऑल। आगे छੱਡ दो यार, हम बस करो। हाँ जी, और कुछ भाई, और कुछ? 19 पार्टिसिपेंट्स माशाल्लाह एंड तक आए, मैं रियली अप्रिशिएट यू पीपल। नहीं सर, नहीं सर, ओके सर, नहीं यार थोड़ा सा कर लेते हैं कुछ। ये जो है ना, चलो पढ़ लो। द फलां कंपनी ओन्स अ नंबर ऑफ हर्ड्स ऑफ कैटल, वेयर शुड चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ हर्ड बी रिकॉग्नाइज्ड इन बैलेंस शीट? पीएनएल में जाती है भाई, ये ईयर एंड गेन लॉस की बात हो रही है। According to IS 41, which one of the following would be classified as a product that is result of processing after harvest? Result of processing after harvest. हमारी क्लास में पहला वाला कॉलम, दूसरा वाला कॉलम, या तीसरा वाला कॉलम जो हम बनाते थे क्लास में? एक्सेलेंट, तीसरा वाला कॉलम जी, बिल्कुल सही बताया आपने, तीसरा वाला कॉलम। तो हमारी क्लास में जो तीसरा वाला कॉलम था वो। अच्छा यार, कॉटन एक बात याद रखिएगा, कॉटन की प्रोसेसिंग आफ्टर हार्वेस्ट नहीं है, यानी ये हार्वेस्ट होते हुए ही कॉटन इसे कहते हैं। वूल को हार्वेस्टिंग के टाइम पे वूल कहते हैं, बनानास को हार्वेस्टिंग के टाइम पे बनाना कहते हैं, लेकिन चीज कोई हार्वेस्टिंग नहीं होती। चीज से पहले क्या होता है? चीज से पहले हार्वेस्ट क्या होता है? मिल्क, एक्सेलेंट, मिल्क, मिल्क। तो इसलिए मिल्क इसकी जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इसलिए ये सिर्फ चीज वाली ऑप्शन थी। According to IS 41 agriculture, which two of the following criteria must be satisfied? तो भाई प्लीज चुप कर जाओ यार, कैन बी रिकॉर्डेड, अपना माइक बंद करो। इन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या लफ्ज है यार? Which criteria must be satisfied
फॉर बायोलॉजिकल एसेट कैन बी रिकॉर्डेड इन एन एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिकॉर्ड करने का क्या क्राइटेरिया? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। ढूंढते हैं जी जाके बुक से, हम वेले बैठे हुए हैं, ढूंढते हैं जाके बुक से रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। अच्छा, ये जो अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में आप देखें ना, इसे देखें क्या हालात हैं। 200 की क्लास में से 19 बच्चे आए हुए हैं, बाकी क्या मार रहे हैं? वेलियां। क्या मार रहे हैं बाकी? वेलियां, झक। अच्छा जी, चलें छोड़ें यार। बायोलॉजिकल एसेट्स, कौन सा पेज है? पेज नंबर 509। गुड। क्यों साइम इधर भी आ गया? यूट्यूब पे भी अपलोड करवाने, तूने क्या चाहता है यार तू? पेज 509। अच्छा, ये करेक्ट असल में ना रिकॉग्निशन क्राइटेरिया तीन है। कंट्रोल है, प्रोबेबल डेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, या फेयर वैल्यू और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये स्टैंडर्ड का भी पैरा मैंने आपको टिक करवाया था, पैरा 10। तो लाइट जाने वाली है, चलो यार कुछ नहीं होता, बस खत्म हो रही है हमारी भी बात। लाइट आनी जानी चीज है यार, सवालों से पहले इंशाल्लाह फारग कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू इट इज प्रोबेबल डेट, हाँ ये वाला ए और बी। अब ये सी और डी देखें, कोई स्टैंडर्ड में लिखा ही नहीं हुआ किताब में कहीं। नेक्स्ट सी, अकॉर्डिंग टू आईएस 41 टू ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वुड बी क्लासिफाइड एज कॉस्ट टू सेल। कमीशन टू ब्रोकर और इनकम टैक्स नहीं, ट्रांसफर टैक्सेस। इनकम टैक्स और एडवर्टाइजिंग को हमने बाहर निकाल दिया था। अकॉर्डिंग टू आईएस 41 व्हिच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी क्लासिफाइड एज बायोलॉजिकल एसेट। यार अब बायोलॉजिकल एसेट क्या है? लिविंग प्लांट एंड एनिमल। अब ये ना बोंगी मारना के लगे हुए हैं ऑरेंजेस, नहीं यार ऑरेंजेस लगे हुए नहीं है, कॉन्टेक्स्ट भी जरा देखना पड़ता है। अब तो फिर एग्स भी मुर्गी के अंदर ही शायद होंगे। तो इस तरह की बातें ना करो फिर। विच टू ऑफ द फॉलोइंग, तो जिंदा जिंदा कौन है? चिकन। जिंदा कौन है? ट्री। ऑरेंज और एग तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बनेगी एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। अब इस तरह की मुझे ना कहना कि ऑरेंज शायद लगे हुए हैं, तो फिर चार में से कौन सी ऑप्शन टिक करोगे? तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट जरा बांट कर देखा जाता है, फिर बात को समझा जाता है। ओके ओके, नहीं बोलना, चले आगे। नहीं बोला ना कोई? हाँ कोई नहीं बोला, ओके। चलें जी। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आईएस 41 ट्रू और फॉल्स? शुगर, चीनी should be classified as agricultural produce. वूल should be classified as agricultural produce. तो भाई चीनी तो नहीं होगी, ये तो तीसरी वाली चीज है, दूसरे वाले कॉलम में वूल आती थी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज कर दें। स्टॉप रिकॉर्ड।